Hello friends, welcome back to our channel. So we are starting. We have started NCERT series, and in NCERT series we have started NCERT class 7. क्लास 7 में बच्चों हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग ने 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था. फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक, सेकेंड पैरासाइट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है. अब आपसे कोई कहीं से भी पूछे कि प्लांट्स क्या होते हैं तो हम बता सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ होते हैं. क्यों ऑटोट्रॉफ होते हैं? बिकॉज वो अपने फूड का निर्माण खुद से करते हैं. और एनिमल्स क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कैसे जो इंसेक्ट जो वे प्लांट्स जो इंसेक्ट को अपने फूड के रूप में लेते हैं. जैसे पिक्चर प्लांट का मैंने एग्जांपल बताया था किस तरह से वो लेता है. तो बच्चों इस तरह से जब भी आप देखेंगे कि घर में कुकिंग का प्रोसेस देखेंगे कि घर में कोई भी आपके खाना बना रहा है तो आपको तुरंत लीफ स्ट्राइक करेगी माइंड में कि लीफ भी प्लांट्स के लिए फूड का निर्माण करती है. ठीक है. और पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था पूरा रिकॉल हो जाएगा. ठीक है. आपको नोटबुक देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ चलना ही आपको बुक देखने, सब कुछ आपके यहाँ ब्रेन में सब स्टोर है. ठीक है बच्चों. तो अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जिस तरह से हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है. हम लोग में भी न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि हम लोग भी तो एनिमल्स हैं, हम लोग सबसे बड़े एनिमल्स हैं, बिगर एनिमल्स. ओके. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स. तो अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा था एनिमल्स किस में आते हैं आपके, लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में दो चीज़ें आती थी हमारी, प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत अच्छे से हम लोग बिल्कुल इसको क्लियर करते चलेंगे. इन्हीं एनिमल्स में हमको न्यूट्रिशन पढ़ना है. न्यूट्रिशन हमने आप लोगों को बताया था क्या होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग फूड खाना लेने का तरीका. ओके. बाय एनी ऑर्गेनिज्म, बाय एनी ऑर्गेनिज्म, mode of taking food by any organism and its utilization by our body. ठीक है. खाना ले किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाना लेने का तरीका और उसका जो बॉडी में हम यूज़ करती हैं उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं. कि प्रीवियस चैप्टर में बिल्कुल क्लियर था हम लोगों की. अब हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है बच्चों. न्यूट्रिशन हमें फूड से मिलता है. फूड में हम लोग क्या क्या खाते हैं आप खुद से बताइए. हम लोग क्या खाते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल. और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, अंडा मांस मछली ये सब भी लेते हैं हम लोग, पनीर दूध सब कुछ लेते हैं. तो इनसे क्या हमें मिलता है, इनसे जो चीज़ें मिलती है, देखिए रोटी चावल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. ये हमें रोटी चावल से मिलता है, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लो रोटी चावल से. ठीक है. फिर दाल से हमें क्या मिलता है, दालों से हमें क्या मिलता है बच्चों, दाल से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स मिलता है. घी तेल मक्खन ये सब जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं उनसे हम लोगों को क्या मिलता है, घी तेल से हम लोगों को फैट मिलता है. तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स. अब जब कभी भी आपको बोला जाएगा फूड तो हम साइंस की लैंग्वेज में डायरेक्टली फूड नहीं बोल के क्या बोलेंगे, रोटी सब्जी चावल दाल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने दाल पिया मतलब हमने प्रोटीन लिया, हमने पनीर खाया मतलब हमने प्रोटीन लिया है. ठीक है. हमने घी तेल खाया बटर खाया मतलब हमने फैट लिया. तो जब भी फूड की बात करेंगे पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में तो आपको हमेशा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट ये तीनों चीज़ें रहनी चाहिए माइंड में. फूड मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट. ठीक है. और हम लोगों को विटामिन्स मिनरल्स ठीक है और वाटर भी मिलता है. ठीक है.
विटामिन मिनरल्स एंड वाटर भी ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड होता है। विटामिन मिनरल्स कैसे प्रोवाइड होता है, हम लोग जिस सब्जियां लेते हैं वेजिटेबल से हमें विटामिन मिनरल्स मिलता है, वाटर से भी, और पानी भी हम लोग पीते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जाता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये क्या हुआ बच्चों, ये इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस या हिंदी में इनको जटिल पदार्थ बोलते हैं। और विटामिन मिनरल्स एंड वाटर, ये क्या हो गए, ये सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंस, सिंपल मतलब सरल, ठीक है। ये फूड के कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये फूड के कंपोनेंट्स ही तो हैं, घटक है फूड के। हम रोटी चावल जो कुछ भी जा रहा है, पूरा खाना हमारा रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ है, तो उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिल रहा है। इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं, और इनको क्यों सिंपल सब्सटेंसेस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो विटामिन मिनरल्स एंड वाटर है, इसको हम जिस फॉर्म में लेते हैं हमारी बॉडी उसी फॉर्म में इसको अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब सिंपल जैसे ले रहे हैं उसी रूप में इसको हमारी बॉडी ग्रहण कर ले रही है, उसका पाचन कर लेती है, ठीक है, और शोषण कर ले रही है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स, इनको हम जिस फॉर्म में ले रहे हैं हमारी बॉडी उसी फॉर्म में इनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंड जटिल हैं। इसको एग्जाम्पल से इस तरह से समझिए बच्चों आप, जैसे कि एक लकड़ी का गट्ठर है, उसमें 7-8 लकड़ियाँ, अगर आपको बोलना जाए तोड़ने के लिए तो आपको तोड़ने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी। उसी लकड़ी के गट्ठर को तोड़ के एक एक लकड़ी अलग अलग कर दी जाए और अब आपको बोला जाए तोड़ने के लिए, तो आप सिंपली उसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर लेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से हम जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट को इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तो हमारी बॉडी इजिली इनको अब्जॉर्ब कर लेगी, ले लेगी, ठीक है। अभी देखिए आप, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, बॉडी को अब्जॉर्ब करने के लिए हम इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, इनका ब्रेकडाउन करेंगे। सब कॉम्प्लेक्स है, इनको सिंपल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें, ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, ठीक है, इनका ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन्स का इसमें होता है अमीनो एसिड में। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हमारी बॉडी इनको अब्जॉर्ब कर सकती है। फैट क्या है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इसमें तोड़ देते, ठीक है। तो ये जो सिंपल सब्सटेंस है, हम सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है हमारे, इनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का जो प्रोसेस है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने का मतलब कि ब्रेक डाउन का, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस है, इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे ही हम लोग बोलते हैं डाइजेशन, मीन्स पाचन बोलते हैं, ठीक है। अभी समझ में आया, क्लियर हुआ कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल वन, ठीक है, सिंपल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। तो यहाँ से डाइजेशन की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया। लर्न नहीं करना बिल्कुल भी, हम खाना ले रहे हैं तो कैसे हमारी बॉडी में जो है अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो इसलिए उसको सिंपल फॉर्म में जो तोड़ देंगे उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अभी ये डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, कैसे फूड जा रहा है, तो फिर उसके साथ क्या क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, इस चीज़ को हम देखेंगे। फूड हमने ले लिया, फिर बॉडी के अंदर गया तो क्या हो रहा है, सिंपली हम एक 1 सेकेंड हम पहले डाइजेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। डाइजेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ complex components of food. Components of food means components of food
दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के वही घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जब भी फूड बोलेंगे तुरंत आप लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, चाहे कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हो, जब आप ये कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, इससे मुझे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, इससे मुझे प्रोटीन मिल रहा है, इससे मुझे फैट मिल रहा है, उस चीज़ की साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन, ठीक है। ये डाइजेशन का प्रोसेस है, इज नोन एज डाइजेशन। अभी अब ये सोचिए बच्चों कि डाइजेशन का प्रोसेस हो कैसे रहा। हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाने को क्या कर रहे हैं कि हमने उठाया अपने मुंह में डाला, कहाँ डाल रहे हैं, मुंह में रख रहे हैं खाने को, कुछ भी कोई भी चीज़ खा रहे हैं, रोटी सब्जी चावल दाल बर्गर पिज़्ज़ा, कुछ भी जो कुछ भी खा रहे हैं मुंह से ही तो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम अपने मुंह में उसको डाल रहे हैं, ठीक है। और या फिर हम स्पून से खा रहे हैं या किसी भी चीज़ से खा रहे हैं, कोई अदर पर्सन भी हमें खिला रहा है, हमारे मदर खिला रहे हैं, हमारे फादर, कोई भी हमारे मुंह में ही डाल रहे हैं, तो यानी माउथ के थ्रू खाना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो माउथ के थ्रू खाने को माउथ के थ्रू खाना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। इसी चीज़ को माउथ में रखने के प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेशन, यानी अंतर्ग्रहण, हिंदी में अंतर्ग्रहण बोलते हैं, इंजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, मुंह में रखने के, खाना को माउथ में रखने के प्रोसेस को। अभी क्या हुआ, माउथ में रख दिया, अब आप ये सोचिए कि खाना माउथ में मुंह में रख दिया हमारे, फिर वो कैसे हमारे स्टमक तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है। क्या हम लोगों ने देखा था प्लांट्स में क्या होता है कि पाइप्स होती है, वेसल्स होती है, जाइलम फ्लोएम, जो खाने को लेकर जाती है, जो पानी को रूट से लेकर लीफ तक जाती है और डिफरेंट पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाती है और फूड को फ्लोएम लेके जाती है। तो क्या इसी तरह से हमारे माउथ से लेके स्टमक तक भी कोई पाइप लगी होती है, या फिर कोई ऐसी मशीन है कि हमने मुंह में रख दिया, उसने धक्का दे दिया बिल्कुल से और वो पेट में चला गया, या फिर कोई ऐसा झूला वूला लगा है कि जो चीज़ हमने माउथ में रखी और वो बिल्कुल स्लिप होते हुए नीचे स्टमक में पहुंच गई। तो बच्चों जो भी फूड हम लोग माउथ में रख रहे हैं, तो क्या होती है, एक कैनल होती है हमारा जो है, एक कॉन्टिन्यूस कैनल होती है जिसके थ्रू हमारा फूड बकल कैविटी से लेके एनस तक पहुंचता है। साइंस की लैंग्वेज में हम बोलेंगे बकल कैविटी, यानी माउथ, हमने माउथ में रखा बकल कैविटी से एनस, ठीक है। एनस को हिंदी में हम लोग गूदा बोलते हैं, ठीक है। जब आप फ्रेश होने जाते हो ना, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो कुछ भी हमने खाया, जो यूटिलाइज हुआ हमारी बॉडी में, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला गया और हमें न्यूट्रिएंट्स मिल गया, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, यूरिन निकल जाता है टॉयलेट की थ्रू, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो हम जब फ्रेश होने जाते हैं तो वो निकल जाता है, फेशियल मैटर सब निकल जाता है, ठीक है। तो देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस कनाल रनिंग फ्रॉम आवर बकल कैविटी टू एनस, दैट इज नोन एज एन एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल हिंदी में बोलते हैं, आहार नाल, ठीक है। इसके थ्रू फूड हमारा माउथ से लेके वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी में जाता है और वहाँ पे उसका धीरे धीरे क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, डाइजेशन का प्रोसेस वहीं पे होगा जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। अभी डाइजेस्टिव एंजाइम क्या चीज़ है, कैसे, क्यों, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए, बड़ा सा पत्थर है उसे तोड़ने के लिए आपको हथौड़े चाहिए होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए और फाइन में करने के लिए उसको पीसते हैं हम। तो अभी इसको फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल में तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब हमारा फूड एलिमेंट्री कनाल के वेरियस पार्ट से होकर गुजरता है तो क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप देखिए, और अब ये पूरी चीज पूरा हमारा बच्चों एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम,
एलिमेंट्री कनाल और जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे हमारा जिससे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं, उनको मिला के हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम। डाइजेशन हमने बता दिया। सिस्टम क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो किसी फंक्शन को सेम परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पहले सिस्टम वर्ड आया था, वहाँ पे मैंने डिनोट किया था, ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट परफॉर्म्स सम फंक्शन। ठीक है, तो ये जो है बच्चों दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक है आपका एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल दैट इज आहार नाल, आहार नाल। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स जो जरूरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, जरूरी ऑर्गन्स में हमारा आ जाएगा लिवर आ जाएगा। पहले लिवर सबको पता है, यकृत। दूसरे नंबर पे आ जाएगा पैंक्रियास, पैंक्रियास हिंदी में इसको अग्नाशय बोलते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा लिवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। ठीक है बच्चों, गॉल ब्लैडर, इसको हम लोग पित्ताशय हिंदी में बोलते हैं। अभी ये क्या है, एलिमेंट्री कनाल एक 33 फीट लंबी एक कनाल होती है जो हमारी बकल कैविटी से लेके हमारे एनस तक पूरी लगातार रहती है। और ये क्या करती है, ये मेन मुख्य रूप से फूड का डाइजेशन करती है। डाइजेशन, फूड का डाइजेशन करने में इसका मेन प्रोसेस होता है, मेन ये पार्ट होता निभाती है। और एक्सेसरी ऑर्गन्स होती हैं, ये खुद से डायरेक्ट नहीं करते, डायरेक्टली फूड का डाइजेशन नहीं करते, ये इनको, ये एलिमेंट्री कनाल को सपोर्ट करते हैं फूड का डाइजेशन करने में। ठीक है, तो ये फूड का डाइजेशन डायरेक्ट रूप से कौन करता है, डाइजेशन ऑफ फूड डायरेक्टली, ये डायरेक्टली करते हैं और ये इनडायरेक्टली करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली, डाइजेशन का क्या होता है ये हम लोगों को क्लियर है ये। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होता है जो उसको तोड़ दे। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम हमें कहाँ से मिलेंगे, एलिमेंट्री कनाल से। जब हमारा फूड जाएगा तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, वहाँ से हमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा दो पार्ट में डिवाइड है, एक है एलिमेंट्री कनाल, दूसरा है एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल फूड का डायरेक्ट डाइजेशन करेगा और ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो फूड का इनडायरेक्टली डाइजेशन करते हैं। मीन्स कि खुद से नहीं करते, ये इसको सपोर्ट करते हैं एलिमेंट्री कनाल को फूड का डाइजेशन करने में। ठीक है बच्चों, अब हमें एक रे डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि कैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है। पहले रे डायग्राम से क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद ताकि हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बेस मिल जाए, इसके बाद हम अच्छे से फुल पिक के द्वारा देखेंगे इसको, डाइजेशन ऑफ फूड। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारा फूड कहाँ पे है, हमने माउथ में लिया। ठीक है, मुख में ले लिया हमने फूड। ठीक है, फिर मुख से कहाँ पे आया, ग्रसनी, या इसको इंग्लिश में फैरिंक्स बोलते हैं। आप चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख लीजिए इसको सेम साथ में। ठीक है, फैरिंक्स। फिर इसके बाद ओइसोफेगस में आ गया हमारे, ओइसोफेगस। ठीक है, माउथ से फैरिंक्स में आया, फैरिंक्स से ओइसोफेगस में आया, ओइसोफेगस से हमारे कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया। स्टमक मतलब पेट में आ गया फूड। ठीक है, स्टमक में आया। स्टमक से खाना हमारे कहाँ आ गया, स्टमक से, ठीक है, माउथ में आया, माउथ से फैरिंक्स में आया, फैरिंक्स से ओइसोफेगस में आ गया। ठीक है बच्चों, आपके हाँ माउथ में आया,
माउथ से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से स्टमक में आ गया, स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी इसको छोटी आंत बोलते हैं हिंदी में, और छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं जो डिओडेनम, डिओडिनम, ठीक है, डिओडिनम, इलियम, जेजुनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, इलियम एंड जेजुनम में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। ये हो गया सीकम आपका, ये हो गया कोलन और ये हो गया रेक्टम। तो अभी हम लोग ने रेड डायग्राम के थ्रू देखा कि 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं जिनके थ्रू जा रहा है हमारा फूड। एक रेड डायग्राम के द्वारा समझ, सबसे पहले हमने मुंह में रखा, मुंह से हमारा फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से ओएसोफेगस ग्रसनी में आया, ग्रसनी से ओएसोफेगस ग्रास नालिका में आया, फिर स्टमक हमारे पेट में आया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में आया, छोटी आंत के बच्चों 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम पहले होगा देन इलियम, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आया, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलम एंड सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अभी यहाँ पे देखेंगे कि कैसे फूड का डाइजेशन कैसे हो रहा है। मुंह में है तो मुंह में हमारा सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, माउथ में आया, जैसे हमने खाना माउथ में रखा तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है, हमने बताया था टाइलिन एंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, शुगर में बदल देता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल देता है। हमने रोटी जब हम खाते हैं उसको सूखी रोटी चबाते हैं, कभी कभी ऐसे खा लेते हैं रोटी सादी, तो हमें चबाने के बाद मीठी लगती है। क्यों मीठी लगती है बच्चों, क्योंकि उसका जो कार्बोहाइड्रेट, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, एक चीज़ हमने बताई थी ना, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदल देता है। तो ये माउथ में खाना आ गया, टाइलिन एंजाइम इसको कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर दिया। और डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये यहीं से स्टार्ट होता है, हमारा माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट होता है। अभी ये आ गया फेरिंग्स एंड ओएसोफेगस। अब यहाँ पे ग्रसनी और ग्रास नलिका में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि डाइजेशन वहीं पे होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तोड़ने के लिए एंजाइम होंगे तभी तो वहाँ पे डाइजेशन होगा, और जहाँ पे एंजाइम ही नहीं होते वहाँ पे डाइजेशन कैसे होगा। तो फेरिंग्स और ओएसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते, इसलिए वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो फूड को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं, फूड को आगे भेज देते हैं स्टमक में। अब स्टमक में आ गया बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका, मेनली प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक। सबसे ज़्यादा डाइजेशन यहाँ माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पे 2 तरह की एंजाइम पाई जाती है, आप देख लो। एक हो गई आपकी रेनिन, सॉरी पेप्सिन, एंड दूसरी एंजाइम आपकी रेनिन है, ठीक है। ये पेप्सिन एंजाइम ये नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन करती है, ठीक है। और रेनिन एंजाइम क्या होती है, ये दूध में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन, इसका केसिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है। दूध में कौन सी एंजाइम जो पाई जाती है, दूध में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है सी केसिन, ठीक है, इसका पाचन करती है। तो स्टमक में हमारे प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन हो गया सबसे ज़्यादा। पेप्सिन एंड रेनिन 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो जेजुनम इधर आ जाएगा मध्यांतर, और इलियम इधर चला जाएगा, ये मध्यांतर, शेषांतर, ठीक है।
फिर ड्यूडेनम में क्या होता है, यहाँ पे फूड का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। यहाँ पे तो प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, अब यहाँ पे खाने का सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, फूड का। ठीक है, फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्यों फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है? क्योंकि यहीं पे दो मेन ऑर्गन होते हैं, एक होता है लिवर, दूसरा होता है पैंक्रियाज। और ये क्या करता है, ये ये दोनों क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, जो जो फूड के जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो भी है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। अभी क्या था, डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब खाना जो है इलियम में क्या होता है, इलियम ये आपका यहाँ पे था ना, तो इलियम में, अच्छा आप रख कर इसको लिखी लो एक मिनट। ठीक है, ये ड्यूडेनम, फिर ये जेजुनम, ये इलियम। ठीक है, मध्यांत, शेषांत। ठीक है, इलियम यहाँ पे डाइजेशन मनुष्य में जो होता है, ह्यूमंस में, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, क्यों आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ भी तो देखनी है। यहाँ पे मनुष्य में डाइजेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलम एंड रेक्टम। ठीक है बच्चों, सीकम में क्या होता है, यहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन। ठीक है, अभी सेल्यूलोज का डाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। सेल्यूलोज का डाइजेशन क्या होता है कि शाकाहारी जंतुओं में होता है, जैसे गाय है, गाय, ठीक है, जो हरे पौधे खाते हैं, हरे पेड़ पत्तियाँ खाते हैं, उन लोगों में होता है, शाकाहारी जंतुओं में डाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि उनमें वर्मी फॉर्म, जैसे आप अभी ये देखो, उनमें अपेंडिक्स पाई जाती है। ठीक है, ये अपेंडिक्स पहले हम लोग में भी पाई जाती थी, ह्यूमंस में भी पाई जाती थी, बट अब ह्यूमंस में ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब शेषी अंग हो गया, पहले पाई जाती थी बट अब नहीं पाई जाती, इसलिए सीकम में सिर्फ सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज का डाइजेशन का होता है अपेंडिक्स में होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फूड का मनुष्य में आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, बट ये लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ फिर जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ज़रूरत क्या है लार्ज इंटेस्टाइन की, इसको भी तो आगे हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसको आगे के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, जो पूरा अच्छे से हम लोग फिगर के द्वारा इसको समझेंगे। ये बेसिक लेआउट मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले खाना माउथ में आया, माउथ में क्या हुआ कि जैसे हमने रोटी ली, टाइलिन एंजाइम आया और उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, माउथ में टाइलिन एंजाइम होती है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, और यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। फेरिंक्स और ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम होती ही नहीं है। फिर स्टमक में आ जाइए, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्टमक में। डाइजेशन स्टार्ट माउथ से, प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन स्टमक में, स्टमक में होता है। फूड का मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, और डाइजेशन कंप्लीट ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे होता है, इलियम में होता है। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, स्टमक में क्या होता है कि पैप्सिन और रेनिन 2 एंजाइम्स पाई जाती है। पैप्सिन नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन करती है, रेनिन जो होती है मिल्क में पाई जाने वाली केसिन प्रोटीन का डाइजेशन करती है। ठीक है, और ड्यूडेनम में फूड का मैक्सिमम डाइजेशन होता है, क्योंकि लिवर और पैंक्रियास 2 ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, जो फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर अब इलियम में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन। देन यहाँ पे सीकम में क्या होता है कि सिर्फ सेलुलोज का डाइजेशन होता है, और किसमें होता है, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें होता है, क्योंकि उनमें अपेंडिक्स पाई जाती है और हम लोग में अपेंडिक्स नहीं पाई जाती है। ये अब हम लोगों में शेषी अंग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें बस इसमें एक बेसिक लेआउट है। अब आगे हम लोग सेकंड लेक्चर में देखेंगे, पूरा इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। थैंक यू।